हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो साइंस की 17th क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे हीट चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी 7th क्लास का जो है वो चैप्टर है। तो एनसीईआरटी के 7th क्लास के चैप्टर में हीट के रिगार्डिंग जो है आपको कोल्ड एंड हॉट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कि हमें कहाँ पे कौन से मौसम पे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमें गर्मियों में जो है वो बिल्कुल लाइट लाइट से सटल से कलर पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्लैक कलर पहनते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है। तो ये वाली चीज़ें जो है आपके इस चैप्टर में जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो जैसा जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितना लेंदी टॉपिक है, उसको हम जो है वो 2 पार्ट में कवर करते हैं। और ये जो है हमारा आज का जो हीट चैप्टर है, इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम जो है वो 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और इन्हीं डायरेक्ट क्वेश्चन को फिर जो है थोड़ा सा टफ लेवल पे जाके मैं सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करूंगी, जिसमें हम असर्शन, रीजनिंग और जो रीजन वाले क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, उस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर को यहाँ पे समझेंगे 50 क्वेश्चंस के अंदर। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट इन 50 में से देखने को मिलेंगे। अगर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको असर्शन, रीजनिंग वाले पोर्शन पे, कथन कारण जिसे हम कहते हैं या अंडरस्टैंडिंग तौर पे क्वेश्चन कहते हैं, तो वो उस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें जो है हमारे पास फैक्चुअल चीज़ें रहने वाली हैं। कुछ आपके पास जो है वो यूनिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहला देख भी पा रहे हो क्वेश्चन, कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो टेम्परेचर यानी कि तापमान से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। ठीक है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। अब बॉडी का टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अब जो नॉर्मली अगर हम बात करें तो या तो आप जो है वो डिग्री सेल्सियस में चेक करोगे, या तो जो है आप फ़ारेनहाइट में चेक करोगे। ठीक है। दो चीज़ों पे हम देखते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अगर आप टेम्परेचर करते हो चेक थर्मामीटर पे तो 98 समथिंग डिजिट को हम ढूंढने लगते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है वो 98.6 आपको देखने को मिल जाए, तो आप क्या सोचोगे कि ये वाला है और यही वाला सही हो जाएगा। यूनिट को नहीं देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब आपसे मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा है तो यूनिट को ध्यान दीजिएगा। यूनिट यहाँ पर जो है वो डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो डिग्री सेल्सियस में होता है ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मानव का तापमान होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता चल गया। अगर आपसे जो है वो फ़ारेनहाइट में पूछा है तो फ़ारेनहाइट में किस तरीके से जो है हम मेजर करेंगे, ये आपके पास यहाँ पर मैंने पूरी मेजरिंग बताई है। तो जब डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, ये डिग्री सेल्सियस है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमने जो है वो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, समटाइम आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, यहाँ पे C मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। ये आपके पास जो है यहाँ पे फॉर्मूला है। C का मतलब क्या है यहाँ पे, सेल्सियस में। तो हमें पता है कि हमने किस चीज़ का निकालना है, हमने बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का निकालना है। तो हमें पता है कि सेल्सियस में कितना होता है, 37 होता है, और यहाँ पे 9/5 और यहाँ पे प्लस 32। आगे आपके पास कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके आएगा 66.6 प्लस 32, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6% फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, परसेंट नहीं सॉरी, ठीक है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास जो है यहाँ पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आता है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पता चल गए। एक मैंने आप लोगों को ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में बताया, 37 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जो है वो बोला जा रहा है कि सेल्सियस से अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है किसी चीज़ को, तो आपको सेल्सियस में वैल्यू पता होगी, मल्टीप्लाई बाय 9.5 प्लस आगे आपने जो है 32 कर देना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पे बोला जा रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे है बैरोमीटर, बैरोमीटर है, थर्मोमीटर है, हाइग्रोमीटर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्मोमीटर। थर्मो मतलब, थर्म का मतलब ही क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने वाला है थर्मोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ये आगे वाला भी। बोला जा रहा है क्वथनांक। देखो हिंदी में कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, जो जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के रहते हैं, जेबीटी और पटवारी के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्वथनांक अगर आपको दिया हुआ है तो क्वथनांक का मतलब समझ लीजिएगा कि हम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें कि कोई जो चीज़ है उसको बॉईल किया जा रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वथनांक में। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, पानी का क्वथनांक क्या है, कितनी डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो बॉईल होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे सेल्सियस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में पूछा है, केल्विन में पूछा है, 3 यूनिट्स है ना हमारे पास यहाँ पे, तो तीनों का मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पानी का नॉर्मली पूछा है, सेल्सियस में पूछा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है, सेल्सियस में ध्यान रखना 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है। वहीं पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जा रहा है सेल्सियस में, तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है। अगर आपसे केल्विन में पूछा है तो 373 केल्विन में होगा। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, केल्विन में अगर आपसे सेल्सियस में पूछा तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का, तो 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 373 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में जो पानी बॉईल होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, वहीं पर ये क्वेश्चन भी आगे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। अब कितने पे जो है वो फ्रीज होता है ना। तो यहाँ पे पानी का हिमांक क्या है, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे। बॉयल की बात करें अगर, तो बॉइलिंग होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीजिंग की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको टेम्परेचर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों के बीच में मैं आपको जो है वो यहाँ पे डिफरेंस बता दूंगी। ये बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, कितने डिग्री पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में है। वहीं पर अगर केल्विन में पूछा है तो केल्विन में कितना होगा, 273 केल्विन पे होगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा। वहीं पर मैंने बॉइलिंग पॉइंट जब डिस्कस किया था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट था, फिर 373 डिग्री केल्विन पे बॉयल हो रहा था, फिर आपका जो फ़ारेनहाइट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो रहा था। तो दोनों के यूनिट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे टेम्परेचर से चीज़ें पूछी जा रही है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, जैसे आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे केल्विन में है, फ़ारेनहाइट में है। तो दो चीज़ें आपने याद रखना कि अगर हम सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर रहे हैं, अगर आपको कोई जो है वो सेल्सियस में नंबर दिया है, आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आप उसमें क्या करोगे, 273 जो है वो वहाँ पे ऐड कर दोगे। अगर आपको जो है वो केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने को बोला हुआ है तो आप वहाँ पे 273 को माइनस कर दोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में चेंज करना है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो क्या करना है, 273 जो है वो ऐड करना है। तो अगर हम 100 में 273 ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, तो आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो केल्विन में आएगी 373 डिग्री। ठीक है,
वहीं पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके पास जो है आपको 300 केल्विन है, आपको इसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो 300 में से जो है आपने माइनस कितना कर देना है, 273 माइनस कर देना है। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 7 किया था तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। अभी यही चीज़ मैंने आपको बताई, तो ध्यान रखिएगा सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए प्लस 273, अगर आपने केल्विन से सेल्सियस में करना है तो आपको माइनस कर देना है इसी चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्जन के लिए भी जो है वो सम टाइम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सेल्सियस टू केल्विन आप प्लस करेंगे, केल्विन टू सेल्सियस आपने माइनस करना है, सेम यूनिट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का अच्छा चालक कौन सा है जिससे हीट जो है वो ट्रांसफर हो सके, चालक पूछा जा रहा है। तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, लोहा है, वायु है, इनमें से हीट किसके थ्रू ज़्यादा जल्दी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, या अच्छा चालक कौन सा है जिसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो लकड़ी भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, आपका वायु भी नहीं है, आपका जो है आयरन यानी कि लोहा जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो हीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मटीरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का जो गुड कंडक्टर है वो कौन सा है, ठीक है, पुअर कंडक्टर नॉट अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर तो लोहा हो गया, तो ऊष्मा का कुचालक कौन सा है जिससे जो नहीं पास हो सकती है, तांबा, एल्यूमिनियम, कांच या लोहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ग्लास है वो क्या है, बैड कंडक्टर बोल दो या पुअर कंडक्टर है, ऊष्मा का कुचालक है आपका ग्लास। तांबा भी गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर है, लोहा भी गुड कंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। अब हीट फ्लो के बारे में भी चैप्टर में बोला गया है, तो ऊष्मा हमेशा जो है वो किस दिशा में प्रवाहित होती है, ठंडे से गर्म में होगी, जब हीट की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, या फिर हॉट टू कोल्ड होगी, या बोथ डायरेक्शन में होगी, या नन। तो हॉट टू कोल्ड होगी, गर्म से ठंडे में होगी। जब भी हम हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो हीट जो है वो हॉट टू कोल्ड, पहले कोई सिरा गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वहां से कोल्ड की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफर होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स इन सॉलिड। अगर हम जो है वो सॉलिड्स यानी कि ठोस के बारे में बात करें तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, यानी कि आपका कंडक्शन, जिसे हम चालन कहते हैं। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण जो है वो कंडक्शन के माध्यम से होता है, चालन विधि के द्वारा होता है, ठीक है जी। कुछ विधियों के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियां हैं कि जब आप हीट को ट्रांसफर करते हो, क्योंकि हीट ट्रांसफर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने आपको कहा। तो इसमें सबसे मेन मेथड आता है हमारे पास सबसे पहले चालन, जिसका मैंने अभी आप लोगों को बताया। चालन यानी कि कंडक्शन जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो सीधे संपर्क के माध्यम से एक कण से दूसरे कण में जाती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाती है, बिना अपना स्थान छोड़े, अपना स्थान नहीं छोड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये चीज़ है ना, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है, वो यहाँ भी रहेगी और अपना स्थान नहीं छोड़ती है। हीट जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, उसकी जो छड़ है वो एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉट टू कोल्ड की तरफ जाती है, पहले एक सिरा गर्म होता है, उससे जो है वो कोल्ड की तरफ जो है वो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, चालन यानी कि कंडक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे आगे बात करेंगे, यहाँ पे उस चीज़ के बारे में भी बता दूं। तो दूसरा है हमारे पास कन्वेक्शन। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, कन्वेक्शन का मतलब है संवहन, यानी कि एक तरल और गैस तरल पदार्थों में होती है। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ है, कोई भी तरल हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, ये तरलों में होती है जहाँ आपके जो पार्टिकल्स है जो मूवमेंट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत ही मुश्किल से मूव करते हैं, तो जो भी लिक्विड है और जो भी गैसेस हैं उनमें होता है कि उनके जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हैं, यानी कि अणु जो है वो गति करते हैं और वो क्या करते हैं, हीट को ले जाते हैं। जैसे कि
अब जो पानी है वो बॉईल होता है ना, तो वो क्या होता है, पानी बॉईल होने वाली जो प्रोसेस है कि उबलता पानी या हवा का गर्म होना होकर जो है वो ऊपर उठना। कि पानी क्या होता है, पानी में आपने देखा होगा कि नीचे जो है वो बुलबुले उठते हैं। तो जैसे जो नीचे वाला पानी है ना, गर्म पानी कौन होता है सबसे पहले, कई बार हम देखते हैं आपने जैसे जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, चूल्हे के ऊपर रखते हैं। तो पानी क्या होगा कि कई बार हम देखते हैं कि ऊपर वाली लेयर जो है वो गर्म हो गई है, लेकिन कई बार पानी, और जब हम उसको बाल्टी में उड़ेल रहे हैं तो वो ठंडा निकलता है। तो वो क्यों, क्योंकि जो पानी के बुलबुले बनते हैं ना, उबलता पानी जो है वो या हवा का गर्म होकर ऊपर उठना जो है वो, उबलता हुआ पानी क्या हो रहा है, ऊपर उठ जा रहा है, और नीचे वाला पानी हो सकता है कि ठंडा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना वो मूवमेंट करते हैं, वो प्रोसेस चलता रहता है चलता रहता है, और लास्ट जाके सारे पार्टिकल्स में जो है वो सेम चीज़ देखने को मिलेगी, तब जाकर वो पूरा पानी गर्म होता है। ठीक है, तो उबलता पानी या हवा जो होती है उसका ऊपर गर्म होकर जो है वो ऊपर उठना हमारे पास कन्वेक्शन यानी कि संवहन का एग्जाम्पल है, और ये लिक्विड्स और गैसेस में देखने को मिलती है। तीसरे पे यहाँ पे इसके जो है वो आगे कुछ हमारे पास टाइप में भी आ जाता है, जैसे प्राकृतिक या बलात् संवहन हम कहें, तो यह जो है वो आपके पास जो है कन्वेक्शन यानी कि संवहन का हिस्सा है, जहां पर तरल की गति प्राकृतिक रूप से या पंखे द्वारा होती है। ठीक है, तीसरा आ जाता है विकिरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, विकिरण यानी कि रेडिएशन जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है रेडिएशन में। ऊष्मा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। ये जो है वो निर्वात में, वैक्यूम में जो है वो यात्रा कर सकती है। जो हीट है वो आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जो है वो निर्वात में यात्रा कर सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सूर्य की गर्मी जो है वो पृथ्वी पर पहुंचती है, तो उसके लिए ना कोई सॉलिड की ज़रूरत है, ना कोई लिक्विड, ना कोई गैसेस की ज़रूरत है। ये जो है वो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जो है वो निर्वात में यात्रा कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेडिएशंस को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना किसी माध्यम के चलती है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। मेन हमारे पास ये 3 टाइप है, लेकिन एक चौथा टाइप जिसे हम तपन या उष्णन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि व्यवहारिक अनुप्रयोग यदि चालन, जो हमने ऊपर बात की, चालन है, संवहन है और विकिरण है, ये मुख्य जो है, यद्यपि ये तीनों हमारे पास जो है वो मुख्य विधियां हैं। व्यवहारिक तौर पर इन्हें हम जो है वो हीट एक्सचेंजर, जहां से हीट जो है वो ट्रांसफर की जाती है, या बलात् संवहन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही यहाँ पे हीटिंग के बारे में हम बात करते हैं, इन्हें हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया व्यवहारिक तौर पर। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे चारों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको मेन मेन यहाँ पर बता दी, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अब क्लियर हो गई होगी कि मैंने आपको बताया था कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण जो है वो किस माध्यम से होता है। तो जब भी हम सॉलिड्स के बारे में यानी कि ठोस के बारे में बात करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंडक्शन यानी कि चालन। ठीक है, तो सॉलिड्स में ऊष्मा का संचरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे हो रहा है, तो वो आपका कंडक्शन होगा, जैसे लोहे की छड़ का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही ईजी है ये क्वेश्चन, अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस, कि जो लिक्विड है यानी कि द्रव और गैसेस हैं, अगर आपको ऊष्मा का संचरण करना है तो वो किससे होता है। तो लिक्विड्स और गैसेस की जब भी हम बात करते हैं, एल मीन्स लिक्विड, जी मीन्स गैसेस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कन्वेक्शन यानी कि संवहन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरी चीज पे आ जाते हैं, हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम, जहाँ पे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो मैंने आपको बताया, उसे हम क्या कहेंगे, रेडिएशन यानी कि विकिरण कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो तीनों क्वेश्चन आपको इजी हो गए, यहाँ पे हीट ट्रांसफर के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं,
हीट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, या कोई नहीं। तो यही चीज़ मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे हम जो है वो गर्मियों में गाढ़े कलर क्यों नहीं पहनते हैं, जैसे ब्लैक पहन लिया तो हमें बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो हल्के रंग हैं जैसे कि सफ़ेद रंग अगर हम पहन रहे हैं तो वो हीट नहीं लगेगी, हमें गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है उसको। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि गर्मियों में हल्के रंग क्यों पहनने चाहिए, तो वो पहनने चाहिए ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं क्योंकि हल्के रंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। अब हम विंटर में जो है यानी कि सर्दियों में जो है वो वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को उत्पन्न करते हैं या हवा को फंसा लेते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं, यानी कि या हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हीट को अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तब तो हमें क्या हो जाएगी, ठंडक लगेगी। तो वो ये काम तो नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कि वो क्या करते हैं, हवा को फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, जो क्लिनिक में हम टेम्परेचर यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से आपका 40 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्लिनिकल टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थर्मामीटर इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज। आप प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज करते हैं, तो वहां पे कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है, तो लेबोरेटरी में लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज किया जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आज का, सी ब्रीज अकर ड्यूरिंग, यानी कि जो सी ब्रीज चलती है, समुद्री हवा चलती है, वो कब चलती है, तो हवा कब चलेगी, वो आपके दिन को चलती है जो समुद्री हवा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डे के ड्यूरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ब्रिज अकर ड्यूरिंग, स्थलीय हवा जो है वो स्थल पर जो चलती है, लैंड पे जो हवा चलती है वो कब चलती है, तो वो चलती है नाइट पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में हवा चलेगी दिन को, और लैंड ब्रिज की बात करें, स्थलीय हवा की बात करें, तो वो चलती है रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कलर की हमने बात की थी, तो ब्लैक कलर एब्जॉर्व मोर हीट, बिकॉज हम बोलते हैं कि जो गर्मियों में हमें ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो काला रंग है वो क्या करता है, हवा को अवशोषित करता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ऊष्मा परिवर्तन, काला रंग अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है हीट को। अगर वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है तब तो हमें जो है वो ठंडक लगनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि गर्मी लगती है। एब्जॉर्व करता है ऑल रेडिएशंस को, सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, या हीट को प्रोड्यूस करता है, या कुछ नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये क्या करता है, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, क्योंकि जो भी रेडिएशंस होती है ये सबको अवशोषित कर लेता है, इसीलिए सबसे ज्यादा ऊष्मा की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में संवहन नहीं होता है, इन विच मीडियम डज कन्वेक्शन नॉट अकर। तो कन्वेक्शन की क्या कहा था मैंने यहाँ पे, कन्वेक्शन का मतलब हुआ आपके जो संवहन है ना। तो संवहन मैंने आपको बता दिया था, चालन किस में होता है, वो होता है सॉलिड्स में। ठीक है, तो संवहन किस में नहीं होगा, सॉलिड्स में नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संवहन किस में होता है, जो लिक्विड और गैसेस है उसमें होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ थर्मामीटर कंटेन मरकरी। थर्मामीटर का कौन सा भाग जो है वो पारा रखता है, स्टेम रखता है, बल्ब है, स्केल है, या कैप है। तो जो बल्ब पोर्शन है वहां पे आपको जो है वो पारा यानी कि मरकरी देखने को मिलेगा। एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का, तो एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है, तो वो क्या है, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, जूल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो केल्विन है वो है आपका एसआई यूनिट टेम्परेचर का। नेक्स्ट है, द डिवाइस यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर इज। अगर टेम्परेचर हाई है तो उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिक्विड इज यूज्ड इन थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में जो है वो कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है, मरकरी यूज किया जाता है। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे आपको जो है वो तरल अवस्था में देखने को मिलता है।
विच मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर। अब इसमें भी बोला जा रहा है कि वाई, अब मरकरी यूज किया जाता है थर्मामीटर में, तो थर्मामीटर में मरकरी क्यों यूज किया जाता है? ये चीप होता है या फिर ये जो है वो एक्सपैंड होता है यानी कि फैलता है इक्वल रूप में, या ये सॉलिड होता है या इसका कोई कलर नहीं होता है? तो ये क्या होता है? ये एक्सपैंड होता है, यूनिफॉर्मली समान रूप से फैलता है, इसीलिए हम जो है वो मरकरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच इज नॉट अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का कौन सा मोड नहीं है? आपका कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, या आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन है? तो रिफ्लेक्शन नहीं है, बाकी आपके सारे मोड हैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डज कन्वेक्शन करंट मूव। जो संवहनीय धारा की मैंने बात की, तो वो किस दिशा में चलती है संवहन धारा? कन्वेक्शन करंट मूव करता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड करता है, यानी कि ऊपर और नीचे करता है, ओनली अपवर्ड करेगा या ओनली डाउनवर्ड करेगा या सर्कुलर में करेगा, ये बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों दिशा में जो है वो संवहन यानी कि जो आपका करंट है वो मूव करेगा। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ है जो है जैसे लोहे की छड़ है तो वो ऊपर भी मूव करेगा, नीचे भी मूव करेगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही साइड वाली चीज़ गर्म होगी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है कुचालक, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे एक कॉपर है, तांबा, उसमें हो सकती है, लोहे में हो सकती है, एल्यूमिनियम में हो सकती है, ऊन में नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये जो है वो क्या है? पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम इसे, और गुड इंसुलेटर भी हम इसे बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है क्योंकि कुचालक पूछा है। नेक्स्ट है वाई आर हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। हम बर्तनों के हैंडल्स को बनाते हैं ना, तो या तो आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है कि आपको गर्मी ना लगे, ऐसे होती है ना। तो बर्तनों के हैंडल हम जो है वो प्लास्टिक के बनाते हैं या तो लकड़ी के। क्यों होते हैं? ये बोला जा रहा है अच्छे दिखाने के लिए होते हैं, या वो सस्ते होते हैं, या वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं यानी कि इंसुलेटर होते हैं, गुड इंसुलेटर। तो बिल्कुल सही। उससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी उनके अंदर, प्लास्टिक में हीट ट्रांसफर नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए जो है वो या तो लकड़ी के बनाए जाते हैं या तो प्लास्टिक के हैंडल बनाए जाते हैं, ठीक है? तो हीट ताकि ट्रांसफर ना हो। अब हमें पानी गर्म करना है, अगर हम पूरे बर्तन को ही लकड़ी का बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो नहीं हो पाएगा। अब कई बोलेंगे कि वो जल जाएगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे जैसे आपका एक कागज़ है ना, तो एक एक्सपेरिमेंट आपकी क्लास में जो है वो देखने को मिलता है हीट वाले चैप्टर में, कि अगर आप एक क्या कहेंगे इसे, कागज़ है, कागज़ की आपने इस तरीके से कोन बनाए और एक कागज़ को आपने इस तरीके से बंद किया, उसमें आपने पानी को डाला और एक भी कागज़ की ये जो कोन है उसको आपने खाली रखा, तो जो खाली वाला है ना वो जल जाएगा, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल उसमें कोई और मैटर नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम जो पानी जिसमें डाला हुआ है आपने, उसमें क्या होगा कि वो पानी गर्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना वो उसको मेजर करने की अगर वो उसने उसका तापमान जो है, उसका ज्वलन ताप जो है वो उससे निम्न है ना, अगर तो वो जल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो उस तरीके से भी पानी बॉईल किया जाता है। तो इसीलिए अगर हम लकड़ी की कोई बर्तन है, उसमें अगर हम पानी डाल रहे हैं ना, तो वो जलेगा नहीं, वो पानी को गर्म कर सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं आपने सोचना है कि वो जल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वो क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होता है। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, क्लास को एंड तक देखिएगा। देखो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको 15-16 क्लासेस हो चुकी हैं, आपको आइडिया लग ही चुका है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ आपके साइंस के सिलेबस में करने को है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे को है। अभी हम जो है वो 6th-7th की NCERT के टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं, आगे आपके और भी चैप्टर्स आएंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने JBT का एग्ज़ाम देना है, पटवारी का, JOIT का देना है, पंचायत सेक्रेटरी का देना है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चीज़ें, ठीक है? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 7 से 8 बजे के बीच में आपको क्लास डेली देखने को मिलती है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए उसकी, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं। बोला जा रहा है कि विच कलर एब्जॉर्ब लीस्ट हीट। सबसे कम जो है वो कौन जो है वो हीट को अवशोषित करता है। हमने कहा कि सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, आपका
वो ब्लैक करता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम कौन करता है? वाइट करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए बोला जाता है कि हमें जो है वो गर्मियों में जो है वो कैसे बिल्कुल हल्के कलर पहनने चाहिए, मैक्सिमम वाइट को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो सबसे कम हीट एब्जॉर्ब करता है। बाकी आपके जो है गाढ़े कलर है तो ये आपके हीट को जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए गर्मी लग सकती है। हीट आपको वाइट में हीट नहीं फील होगी। नेक्स्ट है, रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा है? विकिरण का उदाहरण। तो पानी को बॉईल किया जा रहा है, क्या ये रेडिएशन है? लोहे की छड़ को गर्म किया जा रहा है, क्या ये रेडिएशन है? सूर्य की ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं, हीट फ्रॉम सन से आ रही है, ये रेडिएशन है। भाप की बात कर रहे हैं, स्टीम, यानी कि या ये रेडिएशन है। तो रेडिएशन का मतलब है विकिरण। इसके लिए आपको किसी भी मोड की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। पानी को बॉईल किया जा रहा है, ये आपका लिक्विड में आता है, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे? ये आपका कन्वेक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है। दूसरा है आपके पास यहाँ पे, इसको मैंने संवहन कहा। आप लोहे की छड़ को गर्म कर रहे हैं, इसको हमने क्या कहा? चालन का, कंडक्शन जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे भाप है, ये भी आपका गैसेस फॉर्म पे जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये आपका जैसे पानी बॉईल होने वाले की तरह ही जाएगा, कन्वेक्शन कहेंगे हम इसे। तो जो सूर्य की ऊष्मा है उसके लिए किसी मोड की आवश्यकता नहीं थी, तो ये आपका जो है वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज। जो वायु है वो ऊष्मा की, गुड कंडक्टर नहीं सॉरी, पुअर कंडक्टर बोला है। तो वायु ऊष्मा की कुचालक क्यों है? क्योंकि वायु हैवी होती है, या इसके अणु जो है वो दूर दूर होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो हैं, इसीलिए ये जो है वो क्या कहेंगे? गुड पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं हम इसे। और इसी को, पुअर कंडक्टर का मतलब कि अच्छा चालक नहीं है, यानी कि ये कुचालक है। और इसी को गुड इंसुलेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब भी कुचालक होता है, और यहाँ पे पुअर कंडक्टर का मतलब भी सेम बात हुई। ठीक है। ये जो है गर्म होता है या नन, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके जो अणु है ना वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए जो एयर है आपकी ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जब आप गर्म करते हो ना किसी चीज को, तो गर्म करने पर फैलता है, निम्न में से कौन सी चीज है गर्म करने पर फैलेगा? सॉलिड फैलेगा, लिक्विड फैलेगा, या फिर जो है वो गैस, या ऑल ऑफ दीज? तो आपका ऑल ऑफ दीज। सॉलिड को गर्म करेंगे वो भी फैलेगा, है ना, लिक्विड को करेंगे वो भी, और गैसेस को करेंगे वो भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डू ब्रिज हैव गैप्स। आपने देखा होगा कि पुल होते हैं उनमें गैप छोड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे इस तरीके से ब्रिज है, यहाँ पे हल्का सा गैप छोड़ा जाएगा, फिर ये ब्रिज है, फिर हल्का सा गैप छोड़ा जाएगा, इस तरीके से। तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए, या एक्सपेंशन के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, या फिर नन? तो करेक्ट आंसर होगा जो है एक्सपेंशन के लिए, प्रसार बढ़ाने के लिए जो है वो ये गैप को छोड़ा जाता है। एक्सपेंशन यानी कि उसको जो है चौड़ा करने के लिए, ठीक है, फैलाने के लिए यानी कि। नेक्स्ट है, विच वन हीट फास्टर। कौन जो है वो जल्दी गर्म होता है? लैंड जल्दी गर्म होता है, वाटर जल्दी गर्म होता है, या दोनों बराबर गर्म होते हैं? तो आपका जो भूमि है वो जल्दी गर्म होती है पानी के कंपैरिजन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन कूल्स फास्टर। अब ठंडा कौन होता है? तो जो भूमि है वही ठंडी भी जल्दी हो जाती है और गर्म भी जल्दी हो जाती है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, कि जो रेगिस्तान है उसके बारे में क्वेश्चन है कि वाई डू डेजर्ट एरिया हैव हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डेज। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में दिन को बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, अधिक तापमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कम पानी होता है इसीलिए, या जो रेत है वो जल्दी गर्म हो जाती है इसीलिए, या दोनों रीजंस हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपके ये दोनों रीजन है, क्योंकि वहाँ पे पानी कम है ना, तो पानी कम है तो वो चीज़ वहाँ पे उनको सिर्फ गर्मी, मतलब रेत ही रेत है, गर्म हो जाएगी, तो रेत जल्दी गर्म हो जाती है, ये रीजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, विच पार्ट ऑफ डे इज हॉटेस्ट। दिन का सबसे गर्म समय कब होता है? सुबह, दोपहर, या दोपहर के बाद, या शाम? जैसे आपने सुना होगा कि हमें जो है वो 2 से या 1 से 3 बजे के बीच की धूप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ही डेंजरस भी होती है। तो दिन का ये सबसे गर्म समय होता है आपका दोपहर के बाद का, जिसे हम आफ्टरनून कहते हैं। नून आपका 12 बजे का टाइम हो गया, तो आपका सुबह 12 बजे तक की धूप फिर भी ठीक है, लेकिन दोपहर के बाद का समय सही नहीं है धूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज थर्मस फ्लास्क, हम थर्मस फ्लास्क का उपयोग क्यों करते हैं। थर्मस फ्लास्क का यूज हम ठंडा करने के लिए करते हैं या तापमान को बनाए रखने के लिए करते हैं, गर्म करने के लिए करते हैं या नन। तो हम टेम्परेचर को जो है वो बनाए रखने के लिए थर्मस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, सबसे ज्यादा तेजी से जो है वो हीट किस में ट्रांसफर होती है। कंडक्शन यानी कि चालन में होती है जिसके लिए सॉलिड की ज़रूरत होती है, कन्वेक्शन यानी कि संवहन जिसमें लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफर होती है, विकिरण जिसके लिए किसी मोड की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो रेडिएशन है यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो हीट ट्रांसफर होती है। जैसे सूर्य से हमें जो है वो ऊर्जा मिलती है या लाइट ये मिलेगी, लाइट मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो वो सबसे फास्ट होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट किसका रूप है आपका, मैटर, एनर्जी, फोर्स या पावर। तो हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, अच्छा चालक कौन सा है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या चांदी। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है हमारे पास, लोहा है सबसे अच्छा। ठीक है, यहाँ पे गुड कंडक्टर पूछा, चाहे मेटल के बारे में पूछा है ना, वे अच्छा चालक कौन सा है, विच मेटल। अब यहाँ पे तो वो हो जाएगा आपका चांदी। अच्छा कंडक्टर पूछा है ना, हीट ट्रांसफर के लिए नहीं बोला जा रहा है कि हीट किस में जो है वो ट्रांसफर होगी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं पूछा है, यहाँ पे सिंपल पूछा है कि कौन सा मेटल जो है वो अच्छा चालक है। तो आपका जो सिल्वर है वो अच्छा चालक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why does a metal spoon feels colder than a wooden spoon at the same temperature? अगर हम दो सेम टेम्परेचर पे रख रहे हैं दो चीज़ों को, तो बोला जा रहा है कि धातु का चम्मच जो है वो लकड़ी के चम्मच से ठंडा क्यों लगता है। क्योंकि मेटल जो है वो ठंडी होती है, या मेटल कंडक्ट हीट फास्टर की धातु उष्मा जल्दी ले जाती है इसीलिए जो है वो ठंडा लगेगा, या लकड़ी गर्म होती है इसीलिए, या नन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि मेटल जो है वो हीट को जल्दी जो है वो फास्टर जो है वो कंडक्ट करती है, धातु उष्मा जल्दी ले जाती है, इसीलिए जो मेटल का स्पून है यानी कि धातु का स्पून है वो हमें कोल्डर फील होता है, जबकि वुडन स्पून नहीं होता है। ठीक है, वो गर्म लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट हैपन्स व्हेन हीट रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु से उष्मा को हटाया जाता है ना, तो क्या होता है, तापमान उसका बढ़ता है, तापमान घट जाएगा, कोई नहीं रहेगा। तो कोई चीज़ है कि जिसको पहले गर्म किया जा रहा है उससे हटा दी किसी चीज़ को, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अब, यानी कि टेम्परेचर घट जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट हीट लॉस, उष्मा के नुकसान को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। अगर उष्मा का नुकसान आपने रोकना है कि कोई हीट है उसको आपने प्रिवेंट करना है अब, तो आप कंडक्टर का यूज़ करोगे, इंसुलेटर का यूज़ करोगे, मेटल का यूज़ करोगे, वाटर का यूज़ करोगे। तो इंसुलेटर यानी कि कुचालक का यूज़ किया जाएगा वहाँ पे, ताकि अब जो है वो हीट ट्रांसफ़र ना हो वहाँ से। नेक्स्ट है वाई आर हाउस पेंटेड वाइट इन हॉट रीजन्स, जो गर्म क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर घर सफ़ेद क्यों किए जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था ब्लैक अगर हम गाढ़े रंग रखते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और जो वाइट कलर है तो वो क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट हीट, हीट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे अगर हीट आ रही है ना तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसीलिए जो है वो हीट जो गर्मियों के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे घरों को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किंक इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर, कि क्लिनिकल थर्मामीटर में जो किंक यानी कि मोड़ होता है उसका क्या कार्य होता है, उसमें मोड़ का उसमें होता है मरकरी को गिरने से बचाने के लिए जो है वो मोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो पारे को वापस जाने से रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर नॉट बी यूज्ड फॉर वेरी हॉट ऑब्जेक्ट्स, बहुत गर्म चीज़ों के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर को बहुत गर्म वस्तुओं के लिए क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि या तो वो टूट सकता है, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो सीमित होती है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट्स द कंडक्शन ऑफ हीट, उष्मा के चालन को जो है कौन जो है वो प्रभावित करता है।
उसके मैटर का उस नेचर ऑफ मटेरियल, उसका जो पदार्थ का प्रकार है कि वो किस नेचर का है, वो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है वो, या उसके मटेरियल में जो है वो लेंथ में जो है वो लेंथ क्या है उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है चालन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऊष्मा के चालन यानी कि कंडक्शन, ये मैंने आपको बता दिया था कि चालन कौन सी फॉर्म पे होता है, ये सॉलिड में होता है। जैसे लोहे की छड़ आपकी गर्म हो रही थी, तो यहाँ पे ऊष्मा के चालन को पदार्थ का मटेरियल कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका रेंज, टेम्परेचर का डिफरेंस भी, और उसकी लेंथ भी डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, हम सर्दियों में टाइट ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि अगर हम सर्दियों में टाइट ऊनी कपड़े की बात करें तो हवा जो है उसमें एंटर कहाँ से होगी? वो खराब दिखते हैं, भारी होते हैं, तो हवा नहीं फंसती है उसमें, इसीलिए हम थोड़े लूज लूज पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि एयर ट्रैप नहीं होगी, इसीलिए टाइट नहीं पहना जाता है। गर्मियों में पहन सकते हैं ताकि अंदर ज़्यादा हीट ना जाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर सी ब्रीज? जो हमने कहा था कि समुद्री हवा चलती है, तो समुद्री हवा कब चलती है? दिन के टाइम पे चलती है। उसका मेन रीजन क्या होता है? प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है, तापमान के अंतर डिफरेंस होता है, विंड स्पीड डिपेंड होती है। तो आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जो है वो मुख्य कारण है। समुद्री हवा क्यों चलती है दिन को? तो उनके टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ये उसका मेन रीजन है समुद्री हवा का, कि टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताया था कि स्थलीय हवा कब चलती है, लैंड ब्रिज कब चलती है, तो वो चलती है आपकी रात को। तो उसका मेन रीजन क्या है? प्रेशर का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो ये दोनों ही जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको जो है नेक्स्ट 40-50 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई, इन्हीं को और इन्हीं से थोड़े अलग और कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी, जिसमें हम इसी चैप्टर को थोड़ा और टफ बनाएंगे। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जीबीटी कमीशन के लिए मेनली और पटवारी के लिए मेनली हम इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में साइंस के रिगार्डिंग दी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है गाइज। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लास को देखने की कोशिश किया करो, एंड तक देखने की कोशिश किया करो कि क्लास पूरी कंप्लीट हो। ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, कोई भी चीज़ ऐसे ही कहीं से नहीं उठाई गई है। ठीक है, तो सारे आपको पूरा चैप्टर चैप्टर इसीलिए करवा रही हूँ कि चैप्टर से कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे। तो आप देख सकते हो, अगर आप कोई स्टूडेंट है जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है ना जो, तो वहाँ से आपको यहाँ पे कोई चीज़ छूटी है नहीं छूटी है आपको पता लग जाएगा खुद ही। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी होती है मैंने, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जिसने अभी तक क्लासेस को, पिछली क्लासेस को भी नहीं देखा है, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे भी मैं ऐड कर दूंगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके भी जो है लेट्स लर्न विद रेखा मैम करके आपको चैनल ये दिख रहा है, इसके प्लेलिस्ट पे जाके आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, जेबीटी कमीशन की साइकोलॉजी की लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और आपको साइंस की प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे भी इंग्लिश की भी आपको एक प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। तो आगे भी जो है आपको किसी और चैप्टर के ऊपर अगर क्लासेस चाहिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश की भी चाहिए, तो बताइएगा। आपने कमेंट सेक्शन पे बताना है कि इंग्लिश की क्लासेस आपको, हिंदी के एमसीक्यूज भी चाहिए इसी तरीके से, और साइंस की तो आपकी कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी, लेकिन इवनिंग के टाइम पे जो है वो दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपको जो है वो कोई और चैप्टर भी, कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, तो बता दीजिएगा। ठीक है, उस तरीके से फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट पे। थैंक यू।